दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर मुकेश नौटियाल मैथ्स पर। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ LPP पर बेस्ड क्विक रिवीजन नोट्स। यानी आपको इस वीडियो को देखने से काफ़ी मदद मिलेगी और एक क्विक रिवीजन आपका पूरे सिलेबस का हो जाएगा। तो देखिए क्या है, जैसे पहले कहा है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन कंस्ट्रेंट्स लीनियरिटी, मतलब आपको ध्यान देना है कि अगर आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन c1 x1 c2 x2 cn xn एंड ऑल कंस्टेंट मस्ट बी स्ट्रिक्टली लीनियर डिग्री 1 के, इफ़ टर्म्स लाइक x1 x2 और x स्क्वायर टाइप की मिलेगी तो आपको पता है कि वो LPP नहीं होती। ठीक है ना। अब दूसरा पॉइंट है कि ऑल डिसीजन वेरिएबल मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इफ़ अ वेरिएबल एक्स के इज़ अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन। ये ध्यान दो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन भी बन सकता है। वैसे आपको पता है जब स्टैंडर्ड फॉर्म मेरे चैनल में है स्टैंडर्ड फॉर्म, तो जो अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल होते हैं उनको कैसे लिखा जाता है। जैसे मान लो आप लिख रहे हैं x2 डैश, तो आप इसको लिखेंगे x2 डैश, x2 है मान लो तो x2 डबल डैश है ना, तो या आप कहें xk डैश और xk डबल डैश। अगर आप xk को लिख रहे हैं तो आप इस तरीके से अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल को लिख सकते हैं डिफरेंस ऑफ टू नॉन नेगेटिव वेरिएबल की फॉर्म में, जहाँ पर ये जिसके फॉर्म में लिखा जैसे x2 डैश और x2 डबल डैश, ये क्या हो जाएंगे फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लास्ट में मैंने आपको क्या करें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताए हैं, ध्यान देना। अब स्टैंडर्ड मॉडल, ये ध्यान दो आप, डाइट प्रॉब्लम होगी या ब्लेंडिंग प्रॉब्लम होगी तो मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट करना है, लागत का क्या करना है आपको न्यूनतमकरण करना है। और अगर प्रोडक्ट मिक्स या मैन्युफैक्चरिंग टाइप होंगी तो वहाँ पर आपको क्या करना है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट तो हमेशा आपको मैक्सिमाइजेशन ही चाहिए होता है। और जो कॉस्ट होती है वो आपको क्या करना चाहता है, हर कोई अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना चाहता है। ठीक है ना। फिर आ जाते हैं ग्राफिकल सॉल्यूशन जो आपके सिलेबस में है। तो आपको ये ध्यान देना है हाइपर प्लेन एंड हाफ स्पेस के बारे में मैंने यहाँ पर बताया है। तो देखो एन इक्वेशन Cx इजिकल टू जेड, अगर कोई इक्वेशन Cx इजिकल टू जेड रिप्रेजेंट आ हाइपर प्लेन है, हाइपर प्लेन रिप्रेजेंट करती है विच इज़ अ कॉन्वेक्स सेट, वो क्या होता है कॉन्वेक्स सेट होता है। और इनइक्वालिटीज़ लाइक Cx इज़ लेस देन इक्वल टू जेड और Cx इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू जेड रिप्रेजेंट हाफ स्पेस। देखो पूछ सकता है वो कि कौन फुल स्पेस रिप्रेजेंट करता है कौन हाफ स्पेस, ये क्या रिप्रेजेंट करता है हाफ स्पेस, विच आर ऑल्सो अ कॉन्वेक्स सेट। फिर आप आ जाइए कॉन्वेक्स सेट ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन। तो एक्सपर्ट की पॉइंट में आता है द इंटरसेक्शन, ये सिर्फ आपको एग्जाम के लिए, देखो अभी पूरा देखेंगे आप तो काफ़ी सारे पॉइंट्स आपको एग्जाम में सीधा सीधा मिल जाएंगे इससे। द इंटरसेक्शन ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ कॉन्वेक्स सेट इज़ ऑल्सो अ कॉन्वेक्स सेट। अगर आप इंटरसेक्शन ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ कॉन्वेक्स सेट निकालते हैं तो वो भी क्या आएगा कॉन्वेक्स सेट आएगा। देयरफॉर द फिजिबल रीजन ऑफ एनी LPP इज़ ऑलवेज अ कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन होता है। क्लियर है। जो हिंदी समझते हैं उनके लिए मैंने हिंदी भी लिखा है कि किसी LPP का सुसंगत क्षेत्र फिजिबल रीजन हमेशा एक उत्तल समुच्चय कॉन्वेक्स सेट होता है। अब है एक्सट्रीम पॉइंट पर, आपने देखा होगा मैंने जो 150 क्वेश्चन का पेपर भी दिया था उसमें भी दिया था क्वेश्चन, एक्सट्रीम पॉइंट कॉर्नर पॉइंट थ्योरम भी इसको कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है एक्सट्रीम पॉइंट थ्योरम या ये जो कॉर्नर पॉइंट थ्योरम है, इससे क्वेश्चन बन सकता है कि द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ एन LPP इफ़ इट इज़ एग्जिस्ट, the optimal solution of an LPP if it exists must occur at one of the extreme point or corner point of the feasible region। जो feasible region के corner point होते हैं किसी एक point पर आपका क्या exist करता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन, जो कॉर्नर पॉइंट है उन पर एग्जिस्ट करता है। आपने देखा होगा ग्रेटर देन इक्वल टू कॉर्नर पॉइंट, ऐसा ही क्वेश्चन भी दिया था मैंने अभी इसमें, किसमें जो मैंने 150 क्वेश्चन का पेपर आप लोगों के लिए लिया था। वहाँ पर कई लोग कह रहे थे सॉल्यूशन, देखिए सॉल्यूशन के लिए आपको और सारे वीडियो भी उसमें आंसर की दे रखी है, लेकिन अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो मैंने कहा मेरे चैनल में 497 498 के करीब वीडियो हैं, उनमें से 15-20 ज्वाइन मेंबर वाले हैं, बाकी तो सब फ्री वीडियो हैं, आप उनको देखिए, बहुत सारा कुछ मटेरियल है उस पर। अब नेक्स्ट है, अब है रिडंडेंट कंस्टेंट किसे कहते हैं, अ कंस्टेंट, इस पर भी क्वेश्चन दे रखा था, अ कंस्टेंट विच डज नॉट अफेक्ट द फिजिबल रीजन, जो फिजिबल रीजन को अफेक्ट नहीं करता, ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं उसको हम ड्रॉप कर देते हैं। इट चेंज नथिंग, जो ये रिडंडेंट होता है ये ऐसा कंस्टेंट है जो फिजिबल रीजन को अफेक्ट ही नहीं करता। तो ड्रॉपिंग इट चेंज नथिंग, अगर इसको आप ड्रॉप भी कर देते हो
ठीक है ना। तो कोई चेंज आपको नहीं, वह प्रतिबंध जो सुसंगत क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता है ना, ऐसा कंडीशन जो कि आपके फिजिबल रीजन को क्या इफ़ेक्ट नहीं करता, उसको हम कह रहे हैं। और उसको ड्रॉप करने से भी क्या होता है, समाधान पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ये आपको एग्ज़ाम में मिलेगा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूकेपीएससी, जैसे मैंने लिखा भी है यहाँ पर। अब अलग अलग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन एंड स्पेशल केसेस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूकेपीएससी। देखो समाधान यानी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, तो यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन अगर आया तो इसका ग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन क्या है, फिजिबल रीजन के किसी भी एक कॉर्नर पॉइंट पर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलना। अगर मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है तो मैक्सिमम मिलेगा, और मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है तो मिनिमम वैल्यू मिलेगी, है ना। अब इसको सिंप्लेक्स टेबल में अगर आपको देखना है तो अगर आप जेड जे माइनस सी जे निकाल रहे हैं, जेड जे माइनस सी जे निकाल रहे हैं, तो अगर जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाता है, मैक्सिमम प्रॉब्लम जो मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल जाएगा, यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है। फिर है अल्टरनेटिव मल्टीपल ऑप्टिमल, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जो रेखा है फिजिबल रीजन की किसी पूरी बाउंड्री लाइन सेगमेंट के समांतर पैरेलल हो जाती है। तो इस केस में क्या होता है, फाइनल ऑप्टिमल टेबल में किसी नॉन बेसिक वेरिएबल, जो नॉन बेसिक वेरिएबल होते हैं, जेड जे माइनस सी जे इज इक्वल टू क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। इस पर भी मैंने जो आपको अभी पेपर लिया था उस पर एक क्वेश्चन लिया था, है ना। जेड जे माइनस सी जे अगर जीरो हो जाए तो क्या हो जाए, तो ये कंडीशन क्या है कि अल्टरनेटिव मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन से रिगार्डिंग है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शंस की जो रेखा है वो फिजिबल रीजन की किसी बाउंड्री लाइन सेगमेंट के समांतर पैरेलल हो जाती है। तो इस केस में क्या होता है, अगर आप इसको सिंप्लेक्स टेबल में देखो तो फाइनल ऑप्टिमल टेबल में किसी नॉन बेसिक वेरिएबल के लिए जेड जे माइनस सी जे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है ना। फिर है ये, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अनबाउंडेड सॉल्यूशन। तो देखो अनबाउंडेड सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो फिजिबल रीजन ओपन, जो फिजिबल रीजन है आपका, फिजिबल रीजन ओपन अनबाउंडेड होता है और जेड की वैल्यू इनफाइनाइट तक बढ़ सकती है ना। सिंप्लेक्स टेबल में अगर देखें तो एंटरिंग कॉलम के सारे एलिमेंट नेगेटिव या जीरो हो जाएं। सिंप्लेक्स टेबल में अगर आप इसको देखना चाहते हैं अनबाउंडेड को, तो की कॉलम, एंटरिंग कॉलम के सारे एलिमेंट नेगेटिव या क्या हो जाएं, जीरो हो जाएं, जिससे मिनिमम रेशो टेस्ट क्या हो जाए, आपका फेल हो जाए। तो ये किसकी कंडीशन है, अनबाउंडेड सॉल्यूशन की कंडीशन है हमारे पास, है ना। फिर है इनफिजिबल सॉल्यूशन। तो इनफिजिबल क्या होता है, अलग अलग कंस्ट्रेंट की रेखाओं के बीच में कोई कॉमन एरिया या नहीं मिलता। जो कंस्ट्रेंट होते हैं, आपको पता है जब आप ग्राफ प्लॉट करते हो तो जो कंस्ट्रेंट होते हैं तो उनसे हम क्या करते हैं, वो जो हमारे पास कंडीशंस है उनसे हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो वो कह रहा है कि अगर अलग अलग कंस्ट्रेंट की रेखाओं के बीच में, मान लो आपने ग्राफ प्लॉट करा और इनके बीच में आपको कुछ भी कॉमन एरिया नहीं मिल रहा, देखा होगा आपने कि कहीं लेस देन की इनइक्वालिटी, कहीं ऊपर, तो लेकिन कुछ कॉमन एरिया आपको क्या मिल जाता है, मिल जाता है। तो अगर अलग अलग कंस्ट्रेंट की रेखाओं के बीच में कोई कॉमन एरिया नहीं मिलता तो वो कौन सी कंडीशन है, इनफिजिबल सॉल्यूशन की कंडीशन है। सिंप्लेक्स टेबल में अगर आपको देखना है तो जेड जे माइनस सी जे अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ जाए, ऑप्टिमैलिटी मिल जाए, लेकिन बेसिस में कोई आर्टिफिशियल वेरिएबल पॉजिटिव वैल्यू के साथ बच जाए, लेकिन जो बेसिस है उसमें कोई आर्टिफिशियल वेरिएबल जो है आपका पॉजिटिव वैल्यू के साथ बच जाए, तो ये कंडीशन क्या है, इनफिजिबल सॉल्यूशन की कंडीशन है। और डीजनरेट, देखो ये क्विक रिवीजन है ना, तो इसको इसी तरीके से, अगर आपको बहुत डिटेल में तो वीडियो डाल रखे हैं उनको देखिए आप। डीजनरेट सॉल्यूशन, तो डीजनरेट सॉल्यूशन क्या होता है, दो या दो से अधिक कंस्टेंट की रेखाएं एक ही बिंदु पर इंटरसेक्ट पॉइंट पर काटती है। दो या दो से अधिक कंस्टेंट की रेखाएं एक ही बिंदु इंटरसेक्शन पॉइंट पर काटती है, या अगर सिंप्लेक्स टेबल में देखा जाए तो मिनिमम रेशियो टेस्ट टाई हो जाए, या दो से अधिक रो समान मिनिमम रेशियो आ जाए, इससे अगले टेबल में बेसिक वेरिएबल क्या हो जाता है, जीरो। वैसे भी आपको पता है डीजनरेट का क्या मतलब होता है, किसी एक बेसिक वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाए, कम से कम एटलीस्ट वन बेसिक वेरिएबल हैविंग अ जीरो वैल्यू। तो वही कह रहा हो, इससे अगले टेबल में बेसिक वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, डीजनरेट सॉल्यूशन कहते हैं ना। अब देखो द सिंप्लेक्स मेथड कोर कंसेप्ट, ये सिंप्लेक्स मेथड का कोर कंसेप्ट है कि टू अप्लाई दिस सिंप्लेक्स ऑल कंस्ट्रेंट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू एन इक्वेशंस स्लैग वेरिएबल। अगर आपके पास स्लैग वेरिएबल है, पहले तो आप क्या करोगे, उनको इक्वल में कन्वर्ट करोगे। दूसरा जो स्लैक वेरिएबल हैं जिनमें क्या होती है, एडेड प्लस टू लेस देन के जो कंस्ट्रेंट होते हैं, स्लैक मैंने बताया भी था, जिनमें लैकिंग कुछ कमी है,
लेस देन वाले जो होते हैं, तो उनमें क्या करते हैं हम ऐड करते हैं। उनमें क्या करते हैं, जो वेरिएबल हम ऐड करते हैं उसको स्लैक कहते हैं, और जो माइनस करते हैं, जो ज़्यादा होता है तो सरप्लस, अधिक हो गया तो उसको घटाना पड़ता है तो उसको हम सरप्लस वेरिएबल करते हैं। तो सरप्लस वेरिएबल को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। और किससे करते हैं, जब ग्रेटर देन की इनइक्वालिटी होती है और कॉस इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, है ना, जीरो कॉस दी जाती है। इनको ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या दी जाती है, आपने देखा होगा मैक्सिमाइजेशन ऑफ जेड इज इक्वल टू जो भी है, जैसे मान लो 3x1 + 2x2 + 0s1 + 0s2, ऐसे करके हम क्या करते हैं, इनको जीरो कॉस्ट देते हैं, किनको, स्लैक और सरप्लस वेरिएबल को। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए आर्टिफिशियल वेरिएबल। तो आर्टिफिशियल वेरिएबल क्या है, टू गेट एन इनिशियल आइडेंटिटी मैट्रिक्स बेसिक व्हेन कंस्ट्रेंट आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू। तो आर्टिफिशियल वेरिएबल आपको मैंने बताया था कहाँ पर सबसे ज़्यादा, बिग एम मेथड में। तो इनको क्या बोलते हैं, कार्निस पेनल्टी मेथड भी बोलते हैं। असाइन अ वेरी लार्ज पेनल्टी -m फॉर मैक्सिमाइजेशन और +m फॉर मिनिमाइजेशन एज द कॉस्ट ऑफ आर्टिफिशियल वेरिएबल। ठीक है, ये ध्यान देना कि -m कहाँ पर होता है, मैक्सिमाइजेशन टाइप की प्रॉब्लम में, और +m कहाँ देते हैं, इसको जो पेनल्टी बोलते हैं बिग एम मेथड में, तो वो मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम। अब टू फेस, ये सिलेबस में है तुम्हारे टू फेस मेथड। तो देखो टू फेस बड़ा अच्छा होता है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन को छोड़कर, नहीं ये सब सिंप्लेक्स के ही पार्ट है, वैसे ये दोनों हैं नहीं तुम्हारे पास, बिग एम और टू फेस, बट क्योंकि उसी के अंतर आते हैं तो कभी, क्योंकि हैं जुड़े हुए हैं भी, ये भी सिंप्लेक्स के ही पार्ट है, पार्ट ऑफ सिंप्लेक्स मेथड के ही हैं, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा बता दिया इनके बारे में भी। वैसे तुम्हारे पास जो है वो क्या है, अभी आएगा रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को छोड़कर एक नया टेम्पोररी ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाते हैं। टू फेस मेथड में जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको छोड़कर एक नया टेम्पोररी ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाते हैं, ये दे रखा है ऐसे करके। यदि फेस के अंत में मैक्सिमाइजेशन ऑफ जेड 0 हो जाए तभी फेज़ 2 शुरू होता है। यदि मैक्सिमाइजेशन ऑफ जेड जे लेस देन 0 रहे तो समस्या का इनफिजिबल सॉल्यूशन होता है। ये ध्यान देना, पूछ सकता है आपसे कि कब होता है, कब हम फेज़ 2 लगाते हैं, कब जो हमारी प्रॉब्लम है उसका इनफिजिबल सॉल्यूशन होता है। ठीक है ना। हाँ, डुअलिटी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, डुअल, इसमें से तो क्वेश्चन आना ही आना है तुम्हारे पास, 100% आना है। और इससे मैंने क्वेश्चंस भी बना रखे नीचे, अभी कराऊंगा। पहले एक बार की पॉइंट्स का रिवीजन हो जाए, उसके बाद कुछ 10-15 प्रश्न भी ला रखा हूँ मैं इस क्लास में, ताकि आपको पूरा एक देखने से एक पैकेज टाइप का, कि हाँ पेपर में जाने से पहले जिन्होंने पढ़ रखा होगा ना, फिर एक बात आती है, जिन्होंने पहले चीज़ें पढ़ रखी होगी, जो पहली टाइम सुन रहा होगा वो कहेगा ये क्या हो गया, स्लैक क्या हो गया, सरप्लस क्या हो गया, लेस देन की इनइक्वालिटी को इक्वालिटी क्यों बनाना है ना, कॉमन एरिया क्या होता है। तो ये उनके लिए है वीडियो, मैं फिर बता देता हूँ, जो कि फाइनल मोड पे आ चुके हैं, क्विक रिवीजन जो चाह रहे हैं उत्तराखंड लेक्चरर का, जिन्होंने पूरा सिलेबस पढ़ लिया है, कहीं से कोर्स कर रखा है। जैसे मेरे आजकल मॉक पेपर हुए थे, उन्होंने सारे मॉक पेपर दे दिए, फिर उसके बाद उन्होंने 2 कंप्लीट पेपर भी दे दिए, तो उनके लिए बेस्ट है। तो डुअलिटी इन एलपीपी है ना, तो यहाँ से यूकेपीएससी में तार्किक प्रश्न पूछा जाता है, इसे ध्यान से समझे, है ना, 100% श्योर है। यहाँ से 1-2 प्रश्न आएंगे तुम्हारे पास। अगर प्राइमल में n वेरिएबल और m कंस्टेंट है तो उसके डुअल में, ये देखो ये क्वेश्चन आता ही आता है कि भाई अगर n वेरिएबल हैं और m कंस्टेंट है, तो अब इसका डुअल लिखोगे तो डुअल में क्या हो जाएंगे, ये जो m कंस्टेंट थे वो तो वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जो वेरिएबल थे वो कंस्टेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे, है ना। तो ये ध्यान देना, ये पूछा जा सकता है ये प्रश्न कि n वेरिएबल और m कर, तो डुअल में m वेरिएबल और n। अभी बना भी रखे हैं मैंने प्रश्न। प्राइमल के कंस्ट्रेंट के राइट हैंड साइड डुअल के ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोफिशिएंट बन जाते हैं। जिन्होंने लिखा होगा डुअल, उनको पता है कि जो प्राइमल के कंस्ट्रेंट के राइट हैंड साइड होते हैं, जैसे हम ये लिखते हैं a1x, यहाँ पर होते हैं ना b1 b2 b3, तो ये तुमने देखा होगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन के, यानी मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन जेड में वहाँ आ जाते हैं। ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आ जाते हैं। तो वो डुअल वाला वीडियो भी डाल रखा है कि डुअल कैसे लिखते हैं। मैट्रिक्स ट्रांसपोज, प्राइमल कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए है तो डुअल का ए ट्रांसपोज होगा, है ना। अगर प्राइमल का मैट्रिक्स आपका ए है तो डुअल का क्या होगा, ए ट्रांसपोज होगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट है द अल्टीमेट प्राइमल डुअल बिहेवियर। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो परीक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र है, सीधे प्रश्न आते हैं यहाँ पर से, ये लिखे हुए हैं मैंने, ये परीक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र है, यहाँ से सीधे प्रश्न आते हैं। तुम्हें पता ही है
तो कैसे ये काम करेगा इसको थोड़ा हम समझ लेते हैं कि भाई अगर प्राइमल है तो उसका डुअल क्या होगा, ठीक है ना, और अगर वो है तो क्या होगा। 2 मिनट इसको देख लेंगे आराम से आप। तो देखिए, अगर यदि प्राइमल का ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा तो इसके डुअल का भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। तो उस केस में जेड प्राइमल और जो डुअल है वो बराबर होगा, ठीक है। अगर प्राइमल का अनबाउंडेड सॉल्यूशन है तो इसका क्या आता है, इनफिजिबल सॉल्यूशन आता है, किसका, डुअल का। अगर प्राइमल का अनबाउंडेड सॉल्यूशन है तो डुअल का यहाँ से प्रश्न आना ही आना है, ध्यान देना। अगर प्राइमल हैविंग अनबाउंडेड सॉल्यूशन तो उसके डुअल का जो सॉल्यूशन होता है वो इनफिजिबल होता है। लेकिन अगर प्राइमल का इनफिजिबल हो गया तो अभी मैंने जो 150 क्वेश्चन का पेपर लिया था वहाँ भी मैंने इस पर क्वेश्चन बनाया था कि अगर आपका प्राइमल का इनफिजिबल है तो जो डुअल होगा अनबाउंडेड भी हो सकता है और इनफिजिबल भी हो सकता है। लेकिन वो जो क्वेश्चन पेपर मैंने दिया था तो उसमें मैंने सिर्फ अनबाउंडेड मस्ट बी अनबाउंडेड, तो इसलिए वो गलत हो गया था। पूछा था कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो ऐसा नहीं है। जब अनबाउंडेड अगर प्राइमल का इनफिजिबल है तो अनबाउंडेड और इनफिजिबल दोनों, सिर्फ मस्ट यानी कि अनबाउंडेड ही हो जाए या इनफिजिबल ही हो जाए ऐसा जरूरी नहीं, अनबाउंडेड भी हो सकता है और इनफिजिबल भी हो जाता है। अब देखो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ ईदर द प्राइमल और डुअल हैज़ अ फिजिबल सॉल्यूशन विद अ फाइनाइट ऑप्टिमल ऑब्जेक्टिव, if either the primal or dual has a feasible solution with a finite optimal objective value, then the other also has an optimal solution, है ना। समझ रहे हो क्या कह रहा, अगर either the primal or dual has a feasible solution with a finite optimal objective है तो उसका then other, जो अदर उसके डुअल या प्राइमल जो भी बात कर रहे हैं आप, अगर प्राइमल है तो डुअल और डुअल है तो प्राइमल, then the other also has an ऑप्टिमल सॉल्यूशन एंड मैक्सिमाइजेशन जेड इज इक्वल टू मिनिमाइजेशन ऑफ डब्ल्यू। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वीक डुअलिटी थ्योरम। वीक डुअलिटी थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट फॉर एनी फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ प्राइमल एक्स एंड डुअल वाई, ठीक है ना। एनी फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ प्राइमल एक्स एंड डुअल वाई, जेड मैक्सिमम इज लेस देन इक्वल टू डब्ल्यू मिनिमम, है ना। ये भी दे रखा था मैंने क्वेश्चन, कुछ ऐसा करके दे रखा था, जेड पी ऐसा करके, जेड डी करके, इस टाइप का क्वेश्चन भी दिया था मैंने। तो क्या है, फॉर एनी फिजिबल सॉल्यूशन, प्राइमल है आपका x और डुअल है आपका y, ठीक है। तो जेड मैक्सिमम इज़ लेस देन इक्वल टू डब्ल्यू मिनिमम हमेशा क्या होता है, सत्य होता है। उसके बाद है कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस थ्योरम। तो कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस थ्योरम है, इफ़ अ प्राइमल कंस्टेंट इज स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी the corresponding dual variable must be 0 at optimality and vice versa, ठीक है ना। क्या कह रहा है, प्राइमल कंस्टेंट इज स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, अगर जो आपकी प्राइमल कंस्टेंट है इज स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी टाइप है तो द करस्पॉन्डिंग डुअल वेरिएबल जो बनेगा मस्ट बी 0 एट ऑप्टिमैलिटी पर, वो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, और वाइस वर्सा इसका क्या होता है, सही होता है। अब डुअल सिंप्लेक्स मेथड ये भी है तुम्हारे सिलेबस में, डुअल सिंप्लेक्स भी है। तो डुअल सिंप्लेक्स मेथड क्या है, देखो, रेगुलर सिंप्लेक्स जो होता है फिजिबल सॉल्यूशन से शुरू होता है और ऑप्टिमैलिटी की तरफ बढ़ता है ना। आप कहाँ से शुरू करते हो, तो पहले फिजिबल निकालते हो और ऑप्टिमल की तरफ जाते हो, यानी फिजिबल से कहाँ की तरफ जाते हो, जो नॉर्मल सिंप्लेक्स होता है फिजिबल से ऑप्टिमल की तरफ जाते हो। लेकिन जो डुअल होता है, ये प्रश्न भी आता है, ये यहाँ पर से प्रश्न बनता है कि अगर डुअल सिंप्लेक्स की हम बात करते हैं तो डुअल सिंप्लेक्स ऑप्टिमल बट इनफिजिबल सॉल्यूशन से शुरू होता है और फिजिबिलिटी की तरफ जाता है ना। ये ऑप्टिमल और इनफिजिबल से स्टार्ट होकर, अभी बताया भी था ऊपर कि अगर ऑप्टिमल हो जाए तो ऑप्टिमल ही रहता है डुअल का, और अगर इनफिजिबल है तो क्या हो सकता है, ऊपर बताया था, इस पर क्वेश्चन आता भी है। तो ऑप्टिमल बट इनफिजिबल से और कहाँ तक बढ़ता है, फिजिबिलिटी की तरफ बढ़ता है। अब शुरुआती कुछ शर्तें होती है, यह विधि केवल तभी लागू होती है जब शुरुआती सिंप्लेक्स टेबल ऑप्टिमैलिटी कंडीशन को संतुष्ट करता है। ये भी पूछ सकता है कि भाई आप कब डुअल सिंप्लेक्स मेथड लगाते हो, तो ये तभी लगा सकते हो आप जब आपका जो सिंप्लेक्स टेबल है वो ऑप्टिमल कंडीशन को अचीव कर लेता है, उसके बाद ही आप क्या करते हो, डुअल लगाते हो। यानी सभी जेड माइनस सी जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो और मैक्सिमम के लिए, लेकिन कम से कम एक बेसिक वेरिएबल नेगेटिव हो जाए,
है ना, तभी तो लगा रहे हो आप, क्योंकि तब आप क्या लगा सकते हो, ये जो है आपका डुअल सिंप्लेक्स मेथड लगा सकते हो। ठीक है, अब इसकी वर्किंग मेथड भी होती है। लीविंग वेरिएबल, बाहर जाने वाला चर सबसे पहले चुना जाता है, याद रखना, ये भी पूछ सकते हैं कि कौन पहले चुना जाता है। तो लीविंग वेरिएबल को पहले चुनते हैं, जिसे रो में सबसे बड़ी नेगेटिव वैल्यू, मोस्ट नेगेटिव वैल्यू होती है, वह बाहर जाती है। ठीक है ना, और एंटरिंग वेरिएबल जो अंदर, अब एक आउट गोइंग होता है और एक इनकमिंग होता है। ठीक है, तो अंदर जाने वाला चर, इसके बाद रेशियो निकालते हो आप जेड जे माइनस सी जे ए आर जे के साथ, केवल नेगेटिव ए आर जे के लिए निकाला जाता है, सिर्फ पॉजिटिव के लिए मत निकालना इसको। ए आर जे जब नेगेटिव है तो जेड जे माइनस सी जे का रेशियो निकालते हैं ए आर जे के साथ। तो यहाँ से आपको क्या मिलता है, एंटरिंग वेरिएबल। ये फार्मूला भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है और आ सकता है, ये वाला फार्मूला, कि एंटरिंग वेरिएबल के लिए डुअल सिंप्लेक्स मेथड में क्या फार्मूला होता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और शायद मैंने दिया भी था, हाँ वो मॉक टेस्ट में दिया था, जो मॉक पेपर करवाए उसमें मैंने ये क्वेश्चन दिया था, है ना। अब कुछ ऐसे लॉजिकल प्रश्न जो आ सकते हैं, आयोग पूछ सकता है ना, जो आयोग अधिकतर पूछता है कि देखो, इफ़ एन एल पी पी हैज़ एन इनफिजिबल सॉल्यूशन इट्स डुअल विल ऑलवेज बी अनबाउंडेड, ट्रू और फॉल्स। तो गलत है ये, क्यों है, क्योंकि मैंने अभी ऊपर पहले बताया था कि सिर्फ अनबाउंडेड नहीं होता, इनफिजिबल भी हो सकता है। अगर एल पी पी का जो प्राइमल है वो इनफिजिबल दे रहा है, तो जो इसका डुअल होगा वो अनबाउंडेड के साथ साथ इनफिजिबल भी हो सकता है। अब तक तो आपको रट गया होगा। विच वेरिएबल सेलेक्टिंग फर्स्ट, एंटरिंग और लिविंग, है ना। डुअल सिंप्लेक्स मेथड में कौन सा वेरिएबल पहले सेलेक्ट करते हैं, तो लिविंग वेरिएबल इज सिलेक्टेड फर्स्ट, ये ध्यान देना है ना। जो डुअल सिंप्लेक्स है उसमें लिविंग वेरिएबल क्या होता है, पहले सेलेक्ट होता है ऑन द मोस्ट नेगेटिव एक्स वी वैल्यू, जबकि रेगुलर सिंप्लेक्स मेथड में एंटरिंग वेरिएबल पहले चुना जाता है, ये भी ध्यान देना ना। जो रेगुलर सिंप्लेक्स में उसमें एंटरिंग वेरिएबल पहले चुना जाता है, और जो डुअल सिंप्लेक्स है उसमें लिविंग वेरिएबल पहले सेलेक्ट होता है। ठीक हो गया। इफ़ अ नॉन बेसिक वेरिएबल इन द ऑप्टिमल सिंप्लेक्स टेबल ऑफ अ मैक्सिमाइजेशन एल पी पी हैज़ जेड जे माइनस सी जे जीरो, व्हाट डज इट इंडिकेट, क्या इंडिकेट करता है, तो ऊपर बताया था अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन को ये इंडिकेट करता है। किसको, इट इंडिकेट अल्टरनेटिव, यहाँ से भी प्रश्न पूछ सकता है, ये शायद मैंने दिया भी था कि ये किसको इंडिकेट करता है, अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन को इंडिकेट करता है, अगर जेड जे माइनस सी जे इज इक्वल टू जीरो, ये है। ठीक है ना, अब अपनी एक बार लिख लेंगे, आगे देखो अब है, ये हर बार पूछे जाते हैं यूकेपीएससी में। ठीक है, और ये मेरा चैनल है, तो जिसको अगर आपको मैथ्स की तैयारी करनी है तो फटाफट सब्सक्राइब करो। किसी भी एलटी, केवीएस, एनवीएस, यूपी लेक्चरर, कुछ भी, कहीं भी, किसी भी स्टेट का आप बड़े एग्ज़ाम दे रहे हैं, सीयूटी दे रहे हैं, एनटीए, आईआईटी, जैम दे रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो इस मेरे चैनल में आपको काफ़ी वीडियो मिलेंगे। देखिए, बेसिक्स से लेके एडवांस तक की हर तरीके से तैयारी कराई जाती है। तो एलपीपी सिंप्लेक्स मेथड, अब एक आपके लिए क्या कराया मैंने, फटाफट एक रिवीजन चार्ट बनाया है ना। तो रिवीजन चार्ट बनाया, तो उसमें एक चीज़ और देखो, ऊपर मैंने बताया था, कभी कभी कई बच्चे इस पर भी कंफ्यूज रहते हैं कि जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ऊपर बताया, लेकिन कभी कभी वो उल्टा दे देता है। देखो, सी जे माइनस जेड जे, सी जे माइनस जेड जे, तो याद रखना मैक्सिमाइजेशन वाले केस में अगर जेड जे माइनस सी जे है तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, लेकिन अगर सी जे माइनस जेड जे दे दिया वहाँ पेपर में तो तब फिर लेस देन इक्वल टू जीरो, ध्यान देना है ना, ये याद रखना। वैसे तो आपको पता ही होगा भाई कि जेड जे माइनस सी जे अगर ग्रेटर देन जीरो है, और जो मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो अगर उल्टा दे रहा हो सी जे माइनस जेड जे तो तब फिर लेस देन होगा। ऐसे ही मिनिमाइजेशन के लिए, जो न्यूनतम लागत के लिए जेड जे माइनस सी जे अगर लेस देन होता है, तो अगर आप सी जे निकाल रहे हो, मतलब सी को आगे कर रहे हो जेड जे, तो फिर ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। जब जेड जे माइनस सी जे जीरो होता है या सी जे माइनस जेड जीरो, तो क्या समझे, ये क्या समझना है आपको कि नॉन बेसिक के बाहर है और फाइनल टेबल के मान में जीरो आ जाएगा, है ना। और ये अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है, ये भी बताया था मैंने, अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन को ये रिप्रेजेंट करता है। ये याद रखने वाली कुछ जादुई ट्रिक हैं जो आपके लिए बताई गई है। अगर वेरिएबल बेसिक है और टेबल के अंदर है, इसका मान हमेशा जीरो ही रहेगा, ये सामान्य सी बात। लेकिन अगर वेरिएबल नॉन बेसिक और टेबल के बाहर है तो फाइनल टेबल में मान जीरो आ जाए, इसका मतलब है कि एलपीपी के अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन एक से अधिक बेस्ट आंसर संभव है। ठीक हो गया, कॉन्सेप्ट को रटना नहीं है, बस लॉजिक को पकड़ना है और शेयर विद योर फ्रेंड। ठीक है बॉस, ये ध्यान देना है सब लोगों को, चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब और कंसेप्ट को। फिर मैं बता दूं, अगर कोई बच्चा फर्स्ट टाइम देख रहा होगा तो उसको थोड़ा सा
अनकंफर्टेबल सा फील होगा, बट जिसने चीज़ें पढ़ रखी है ये सिर्फ रिवीजन के लिए है, वो भी लास्ट टाइम रिवीजन के लिए मैं बना रहा हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम रिवीजन में एक बार सारी चीज़ें एक साथ मिल जाए तो आदमी को ज़्यादा सहूलियत हो जाती है ना। अब देखो, अभी मैं यूके के फ़िज़िक्स के पेपर को स्टडी कर रहा था, क्योंकि मैं एमएससी फ़िज़िक्स भी हूँ, तो मैंने कहा चलो स्टडी कर लेते हैं उसको भी। तो यार देखो, उस पेपर में असर्शन और रीजन के क्वेश्चन भी आ रखे हैं, तो आप ध्यान दो, असर्शन और रीजन में गड़बड़ी होने की बहुत संभावनाएं रहती हैं, और ये बहुत ज़्यादा आपके टैलेंट को भी चेक करते हैं। तो आपको पता ही रहता है, दो होते हैं, एक असर्शन होता है और एक उसका रीज़न होता है ना। तो 4 ऑप्शन होते हैं इसमें कि या ए और आर दोनों ट्रू है और आर जो है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, या ए और आर तो ट्रू है लेकिन आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का, ए ट्रू है बट आर फॉल्स है, या ए फॉल्स है और आर ट्रू है। ये 4 ऑप्शन होते हैं। आपने यूजीसी नेट, सीएसआईआर तो अलग ही पैटर्न का होता है, बट यूजीसी नेट में इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं ना। अब देखो, पहला क्वेश्चन है टू फेस मेथड से लॉजिक के आधारित है, असर्शन रीजन का। इफ़ इन द फाइनल टेबल ऑफ अ फेस 1 of the two-phase simplex method, the maximum value of the temporary objective function z star is strictly less than 0 negative, then the phase 2 cannot be initiated, है ना। तो अभी मैंने बताया था कि कब आप फेज़ 2 को इनिशिएट कर सकते हो। अब देखो, इसका रीज़न भी दे रखा होगा उन्होंने, ये हिंदी में भी है, मतलब कई बच्चे ऐसे हैं जिनको कहते हैं कि हमें हिंदी में दिक्कत होती है, तो आपका हिंदी में भी दे रखा है कि भाई टू फेज सिम्प्लेक्स मेथड की जो अंतिम तालिका में यदि अस्थायी उद्देश्य जो जेड होता है अधिकतम मान 0 से कम हो, नकारात्मक तो फेज़ 2 शुरू नहीं किया जा सकता। रीज़न दे रखा है, नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू जेड इन द फेज 1 implies that at least one artificial variable remain in the optimal basic at positive level, which mathematically indicate that the original LPP has an infeasible solution, है ना। तो अभी क्या है, नकारात्मक मान ये दर्शाता है कि कम से कम एक कृत्रिम चर अभी भी धनात्मक मान के से इष्टतम अर्थ है कि एलपीपी का कोई सुसंगत संविधान नहीं है। तो मैंने क्या कहा था कि आप टू फेस कब लगाते हैं, जब आप ऑप्टिमैलिटी पर पहुंचे हुए होते हैं। ठीक हो गया, क्लियर है। तो भैया यानी बिल्कुल ठीक है ये कि अभी आप नहीं लगा सकते टू फेस, क्योंकि अभी आप इनफिजिबल में हो, जब ऑप्टिमल में हो तो तब जाओगे। तो ये इसके कारण को भी सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है और कथन भी सही है। तो आई थिंक इसका ऑप्शन ए होना चाहिए कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, ये क्वेश्चन 1 जो है आपका, तो आई थिंक ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है ना, यही था इसका आंसर, बोथ। ठीक है, तो एक्स आंसर ए ठीक हो गया। अगला है रीडेंट कंसंट्रेंट एंड कॉन्वेक्स फॉली, अनावश्यक प्रतिबिंब की ज्यामिति। तो डिलीटिंग अ रिडंडेंट कंसंट्रेंट फ्रॉम अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रोग्राम कैन समटाइम्स चेंज द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, है ना। क्या कह रहा है, उसको हटा दें, रिडेंट को, रीडूडेंट को, अगर कंस्टेंट को अगर हटा दें तो वो क्या करता है, लीनियर प्रोग्रामिंग के समटाइम्स चेंज द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। देखो ध्यान से, अभी ऊपर एक बताया था मैंने, और इसका रीज़न लिखा है कि अ रीडूडेंट कंस्टेंट डज नॉट फॉर्म एन इसेंशियल पार्ट ऑफ द बाउंड्री ऑफ द फिजिबल रीजन, मीनिंग इट्स रिमूवल लीव द कॉन्वेक्स सॉलिड ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन कम्प्लीटली अनचेंज, है ना। तो देखो भैया, अब आपको क्लियरली पता हो गया, मैंने अभी ऊपर बताया था कि जो रीडूडेंट होता है वो सिर्फ क्या करता है, कोई चेंज नहीं करता फिजिबल सॉल्यूशन, उसके सॉल्यूशन में कुछ चेंज नहीं करता। तो यानी रीज़न तो सही दिया है, लेकिन ये जो कथन है ये गलत है। तो यानी ऑप्शन डी, क्योंकि जिसमें क्या था कि असर्शन गलत है और रीजन करेक्ट है, तो वो वाला ऑप्शन होगा ना आपका, ऑप्शन डी। देखो, क्योंकि ऑप्शन डी जो है कि ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू, कथन तो असत्य है लेकिन कारण सत्य है, तो ये वाला हो जाएगा इसका। क्यों, क्योंकि ये कह रहा है, देखो रीडूडेंट कंस्टेंट को हटा देने से वो कह रहा है कि कैन समटाइम्स चेंज द ऑप्टिमल वैल्यू, तो नहीं करता ना वो ऑप्टिमल वैल्यू को, क्यों चेंज करेगा यार वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, क्योंकि वो एक ऐसा प्रतिबंध है जिससे कोई ज़्यादा उस पर असर पड़ता ही नहीं है। ठीक है ना, ठीक। हाँ, व एग्जिस्टेंस ऑफ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो इफ़ अ स्टैंडर्ड लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हैज़ अ नॉन एम्प्टी फिजिबल रीजन, देन इट मस्ट पजेसेस एटलीस्ट वन बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, है ना। ठीक है,
अब इसका रीज़न क्या दिया है, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ एन एल पी पी इज ऑलवेज स्ट्रिक्ट लीनियर फंक्शन विच मैथमेटिकली गारंटी द एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीम पॉइंट कॉर्नर पॉइंट इन द सॉल्यूशन। तो अब क्या है कि आपको क्या लगता है, देखो ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी क्या था हमारे पास कि ए तो ट्रू है लेकिन आर जो है उसका क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो अब देखो ध्यान से कैसे, ये कह रहा है कि इफ़ अ स्टैंडर्ड लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हैज़ अ नॉन एम्प्टी फिजिबल रीजन देन इट मस्ट पजेसेस एटलीस्ट वन बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, है ना, ठीक हो गया। और इसका रीज़न दे रहा है वो कि द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ एन एल पी पी इज़ ऑलवेज स्ट्रिक्ट लीनियर फंक्शन विच मैथमेटिकली गारंटी द एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीम पॉइंट इन दी, यानी एल पी पी का उद्देश्य फलन हमेशा एक रेखिक होता है जो समाधान क्षेत्र में क्या करता है, अस्तित्व की गणितीय की गारंटी देता है। तो जैसा मैंने बोला इसमें क्या गलत है, हमारा ऑप्शन सी है कि ए तो ट्रू है लेकिन जो उसका रीज़न दे रखा है उसने वो क्या है, हमारा गलत है। यानी जो हमारा ये कथन है वो तो ट्रू है लेकिन उसकी जो रीजनिंग है वो क्या है, गलत है। ये बात तो सही है कि अगर स्टैंडर्ड लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होती नॉन एम्प्टी फिजिबल रीजन देन इट मस्ट पजेसेस एटलीस्ट वन बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, एग्जिस्ट करता ही करता है, लेकिन ये इसका जो रीज़न है वो गलत है। अगला है पोस्ट ऑप्टिमैलिटी एंड डुअल सिंप्लेक्स मेथड। देखो द डुअल सिंप्लेक्स मेथड इज़ हाईली एफिशिएंट एंड preferred for the re-optimization of NLP when new structural constraint is added to a problem that has already been solved optimally। तो ठीक है यार, है ना, क्या, क्योंकि हमें पता है कि जब ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल जाता है उसके बाद ही हम डुअल सिंप्लेक्स को लगाते हैं। तो ये वाला तो ठीक है, असर्शन ठीक है। अब रीज़न देख लेते हैं। एडिंग अ न्यू कंस्ट्रेंट टू एन ऑलरेडी ऑप्टिमल LPP मे डिस्ट्रॉय इट्स करंट फिजिबिलिटी बट इट एंटायरली प्रिजर्व द ऑप्टिमैलिटी कंडीशन, ठीक है। तो कारण भी इसका क्या है, सही है। तो मेरे ख्याल से इसका ऑप्शन क्या है, ए होना चाहिए। तो ऑप्शन क्या है, ए ही है, क्योंकि असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है और जो रीज़न है वो असर्शन की सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है ना। अब ये है हमारे पास डी जनरेसी इन सिंप्लेक्स में डी जनरेसी। तो अब ये कुछ क्वेश्चन है लेकिन ये असर्शन रीज़न वाले नहीं, ये आपके पेपर के लिए कुछ क्वेश्चन है जो आ सकते हैं पेपर में। ड्यूरिंग द सिंप्लेक्स इटरेशन इफ देयर इज अ टाई इन अ मिनिमम रेशियो रूल रिप्लेसमेंट व्हाट विल बी हैपन इन द वेरी नेक्स्ट इटरेशन। तो क्या होगा, नेक्स्ट फिजिबल सॉल्यूशन विल बी डी जनरेट होगा। अभी बताया था मैंने उसमें, क्योंकि एक आपको क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, जो अगर आप फिजिबिलिटी जो टाई हो गया, अगर इसमें टाई, इसीलिए तो डी जनरेसी हटाते हैं, रिमूव करते हैं ना डी जनरेसी को सिंप्लेक्स मेथड में। लेकिन अगर वहाँ पर की बात कर रहा हूँ कि अगर सॉल्व करते करते उसमें डी जनरेसी आ जाए, डी जनरेसी का मतलब होता है रेशियो सेम हो जाए, जो मिनिमम रेशियो आप निकालते हैं तो दोनों सेम हो जाए। मान लो ये भी दो आ गए, ये भी, तो किसको ले जाएं अंदर, तो ये हमारे लिए धर्म संकट हो जाता है। तो जब मिनिमम रेशियो सेम आ जाता है तो वहाँ पर क्या होती है, डी जनरेसी हो जाती है। तो डी जनरेसी आ जाती है तो फिर वहाँ पर क्या आ जाएगा, वहाँ पर आपका डी जनरेट सोल्यूशन आ जाएगा। तो डी जनरेट सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। अगला है in the optimal solution of a primal LPP if a certain constraint strictly behave as a strict inequality LHS is what must be the value of its corresponding dual variable at optimality। ठीक है ना, क्या कह रहा है कि कोई ऑप्टिमल सॉल्यूशन है प्राइमल का, LPP का, इफ़ अ सर्टेन कंस्ट्रेंट स्ट्रिक्टली बिहेव एज अ स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी की तरह बिहेव करता है, what must be the value of its करस्पॉन्डिंग डुअल वेरिएबल एट ऑप्टिमैलिटी। तो क्या होगा बॉस, आंसर जीरो हो जाएगा उसका, ठीक है ना। क्यों होगा, क्योंकि जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस थ्योरम है वो कहती है, वो क्या कहती है, वो कहती है कि भैया अगर प्राइमल में स्लैक बसता है यानी असमानता है तो डुअल में उस प्रतिबिंब से जुड़ा हुआ जो चर होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर इनइक्वालिटी बचेगी तो सीधी सी बात है उससे जुड़ा जो वेरिएबल हो जाएगा वो क्या होना चाहिए, शून्य ही होना चाहिए। अनबाउंडेड चेक। अगला क्वेश्चन है, हाउ डू यू स्ट्रिक्टली मैथमेटिकली आइडेंटिफाई एन अनबाउंडेड सॉल्यूशन इन अ सिंप्लेक्स टेबल। तो सिंप्लेक्स टेबल में कैसे आप अनबाउंडेड सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करोगे। तो मैंने कहा था आपको कि जब आपका जो एंटरिंग वेरिएबल है की कॉलम, उसकी ऑल द एंट्रीज
आर नेगेटिव और ज़ीरो हो जाए तो क्या हो जाएगा आपके पास, क्योंकि देखो आपको उसको पॉजिटिव बनाना पड़ता है ना, लास्ट वाले को जो देखा होगा आपने, जो लास्ट में बनाते हैं हम जेड जे माइनस सी जे, इसको हम पॉजिटिव बनाते हैं, पॉजिटिव बनाते हैं। तो जैसे ही हमारे ये सारे ख़त्म हो जाते हैं नेगेटिव, तो वहाँ पर हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल जाता है। तो वही कह रहा हो कि उसकी जो ए आई जे नेगेटिव और ज़ीरो होंगी, तो तब तक हम क्या हैं, अनबाउंडेड सॉल्यूशन की कंडीशन में हैं, अगर सिंप्लेक्स टेबल में ऐसा होता है तो। इसका लॉजिक है कि भाई की कॉलम में कोई भी धनात्मक पॉजिटिव संख्या नहीं है तो मिनिमम रेशियो की गणना नहीं कर सकते। इसका मतलब कि वह चर बिना किसी रोक टोक के अनंत तक बढ़ सकता है। ठीक है, जब है ही नहीं की कॉलम में कोई पॉजिटिव वैल्यू नहीं है, संख्या नहीं है, तो हम मिनिमम रेशियो निकालेंगे कैसे, क्योंकि मिनिमम रेशियो निकालने के लिए उसका ज़रूरी है एक्स बी अपॉन ए आई। ठीक है, इस मिनिमम रेशियो को निकालने के लिए चाहिए हमें पॉजिटिव, तो तब जब वो है ही नहीं तो हम कैसे निकालेंगे, तो वो फिर इनफाइनाइट तक जा सकता है। डुअल सिंप्लेक्स मेथड का लॉजिक, थ्रू आउट द इंटरसेक्शन ऑफ द डुअल सिंप्लेक्स मेथड विच कंडीशन इज कॉन्स्टेंटली मेंटेन वाइल मूविंग टुवर्ड्स द फाइनल आंसर। ठीक है ना, डुअल सिंप्लेक्स में अंतिम उत्तर तक पहुंचने के लिए कौन सी शर्त लगातार बनी रहती है, तो क्या रहती है, ऑप्टिमैलिटी। वो आपको पता है जो नॉर्मल सिंप्लेक्स मेथड की ऑप्टिमैलिटी है वो रहती है। जब ऑप्टिमल होता है आपके पास तभी आप डुअल सिंप्लेक्स लगा सकते हो। तो ऑप्टिमैलिटी हमेशा क्या रहती है, मेंटेन रहती है, यानी जेड जे माइनस सी जे हमेशा ग्रेटर देन जीरो को बनाए रखता है, और धीरे धीरे ये क्या बढ़ता है, फिजिबिलिटी की ओर बढ़ता है। नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशंस, ठीक है, तो नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशन है अगर एलपीपी आपके पास, उसमें एम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन और एन वेरिएबल, एम इक्वेशन है और एन वेरिएबल है। तो सबको पता है, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आपके पास एनसीएम, क्योंकि एन वेरिएबल है तो वेरिएबल यहाँ आएगा और जो साइमल्टेनियस इक्वेशन है यहाँ, तो एनसीएम हो जाएगा। ठीक है ना, और ये भी याद रखना, वेरिएबल को हमें एन में से एम वेरिएबल को बेसिक मानकर बाकी एन माइनस को जीरो रख कर सॉल्व करना होता है। ये सीधा कॉम्बिनेशन एनसीएम का फॉर्मूला है। अब आर्टिफिशियल वेरिएबल और ऑप्टिमल बेसिक इन द फाइनल टेबल ऑफ बिग एम मेथड, देखो ये भी सिंप्लेक्स का ही पार्ट है इसलिए दे रखा है उन्होंने। इन द फाइनल टेबल ऑफ बिग एम मेथड ऑप्टिमैलिटी कंडीशन सेटिस्फाइड इफ एन आर्टिफिशियल वेरिएबल इज प्रेजेंट इन द बेसिक्स विद अ स्ट्रिक्ट पॉजिटिव वैल्यू एक्स बी। ठीक है ना, आर्टिफिशियल वेरिएबल प्रेजेंट इन द बेसिक, आर्टिफिशियल वेरिएबल वो जो हमारे पास बेसिक वेरिएबल की टेबल बनती है उसमें हमारे पास आर्टिफिशियल वेरिएबल प्रेजेंट इन द बेसिक विद द स्ट्रिक्टली पॉजिटिव वैल्यू एक्स बी। व्हाट डज इट सिग्निफाई, क्या सिग्निफाई करता है, तो भाई देखो बिग एम मेथड में अगर आपके पास बेसिक में कोई आर्टिफिशियल वेरिएबल मौजूद है तो ये क्या दर्शाता है, तो ये इनफिजिबल सॉल्यूशन को दर्शाता है। क्या दर्शाता है, इनफिजिबल सॉल्यूशन को ये दर्शाता है। ठीक है, ये है ये इनफिजिबल यानी सॉल्यूशन को ये शो करेगा। अब है अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल, तो वो तो पता ही है अनरिस्ट्रिक्टेड, हाउ डज इट अफेक्ट द डुअल ऑफ द एलपीपी। तो अनरिस्ट्रिक्टेड जो है डुअल को कैसे इफ़ेक्ट करता है, तो भैया जो करस्पॉन्डिंग कंस्ट्रेंट होते हैं डुअल प्रॉब्लम विल बिकम स्ट्रिक्ट बना देते हैं उनको। हमें पता है जैसे हमारा x3 है तो हम क्या लिखते हैं इसको, x3 डैश x3 डबल डैश करके उसको सॉल्व करते हैं। तो अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल जो है प्रतिबंध बन जाता है और प्राइमल इक्वेशन में प्रतिबंध अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल बन जाता है। ठीक है, तो ये बार बार पूछा भी जाता है, ध्यान देना। ठीक है, क्या कह रहा है वो कि भैया तो ये एलपीपी के डुअल को पता ही है आपको प्रभावित करेगा ही, क्योंकि जब यार x3 को आप x3 तो उसका जब आप चेंज करोगे तो वो वहाँ पर आ जाएगा ना। वो जब लिखते हैं डुअल, पता ही होगा आपको डुअल कैसे लिखते हैं, वो देखना पड़ेगा, तो वहाँ आपको पता लग जाएगा। जिन्होंने लिख रखा होगा उनके लिए तो सिंपल ही है ना। अब है ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ फेज 1 है ना। इन द टू फेज सिंप्लेक्स मेथड व्हाट इज द एग्जैक्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन कंस्ट्रक्टेड फॉर फेज 1 रिगार्डलेस ऑफ द ओरिजिनल प्रॉब्लम। तो देखो क्या होता है, ये है मैक्सिमाइजेशन जॉर्ज -a1 -a2 माइनस मिनिमम, और ये होता है। ठीक है, क्या होता है इसका, आर्टिफिशियल वेरिएबल जो हम ai लगाते हैं उनको शून्य वैल्यू देते हैं, और जो आर्टिफिशियल वेरिएबल है उनको शून्य करना और सिस्टम से क्या करना, उनको बाहर कर देना है। जो ये एक्स आर्टिफिशियल वेरिएबल है इनको क्या करेंगे हम, सिस्टम से बाहर करेंगे। यही इसका उद्देश्य होता है किसका, टू फेज सिंप्लेक्स मेथड का।
अब है स्ट्रॉन्ग डुअलिटी चेक। इफ़ द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द प्राइमल मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम इज स्ट्रिक्टली 1.75, व्हाट इज़ द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ डुअल ऑप्टिमाइजेशन? तो भैया सेम रहती है ना, याद रखना, जो प्राइमल का ऑप्टिमाइजेशन वैल्यू हो वही उसके डुअल की भी ऑप्टिमाइजेशन वैल्यू होगी, तो 150.75 एग्जैक्टली वही रहेगी। ठीक, ये है 150.75, क्योंकि मैक्सिमाइजेशन ऑफ जेड मिनिमाइजेशन ऑफ डब्ल्यू होता है। अब डुअल ऑफ अ डुअल तो वह क्या होता है, प्रॉब्लम बन जाता है। किसी प्रॉब्लम के डुअल का डुअल लिखोगे तो वो प्रॉब्लम आ जाएगी आपको ना। एक प्रॉब्लम है, उसका आपने डुअल लिखा, फिर इस डुअल का भी डुअल लिखोगे तो वो फिर प्रॉब्लम ही हो जाएगी। जो एल प्राइमल था वही आ जाएगा, डुअल का डुअल प्राइमल हो जाता है ना। डुअल का डुअल क्या हो जाता है, प्राइमल प्रॉब्लम इटसेल्फ, जो प्राइमल प्रॉब्लम थी वही आ जाएगी। ठीक है। बिग एम पेनल्टी मिनिमम वर्सेस मैक्सिमम है ना। इन द बिग एम मेथड what is the coefficient cost assigned to a artificial variable in the objective function for a minimization problem versus maximization? ठीक है ना। तो यार मैंने ऊपर बताया था मिनिमाइजेशन के लिए प्लस एम करते हैं और मैक्सिमाइजेशन के लिए ये तो ये सिंपल ही है ना। अब है कॉन्वेक्स ऑफ फिजिबल रीजन। कैन द फिजिबल रीजन ऑफ एन एल पी पी एवर बी अ कॉनकेव नॉन कॉनकेव पॉलीगन? ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, किसी एलपीपी का जो फिजिबल रीजन होता है वो कभी कॉनकेव या नॉन कॉनकेव हो सकता है? तो नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने बताया था वो कॉन्वेक्स हो सकता है। आपके पास क्या हो सकता है, कॉन्वेक्स हो सकता है। क्या हो सकता है, कॉन्वेक्स हो सकता है। तो कॉनकेव या नॉन कॉन्वेक्स नहीं हो सकता, याद रखना है। ठीक है। इफ़ in an extra constraint is added to an LPP but the optimal solution and the basic feasible region remain absolutely unchanged, what is the nature of this? तो पता है यार तुमको कि अगर वो ऑप्टिमैलिटी और उसमें चेंज नहीं कर रहा तो उसको हम क्या कहते हैं, ये ऊपर भी कई बार आ गया, रीडूडेंट कंस्ट्रेंट कहते हैं उसको, है ना। अब है अल्टरनेट ऑप्टिमल इन ग्राफ। तो इन द ग्राफिकल मेथड अंडर व्हाट स्ट्रिक्ट ज्योमेट्रिक कंडीशन डज एन एलपीपी यील्ड इनफाइनेटली मैनी ऑप्टिमल सॉल्यूशंस? ठीक है। सो भैया अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन लाइन इज एग्जैक्टली पैरेलल टू, बताया था मैंने, ऊपर भी आ रखा है, ये ऊपर बताया था वन लाइन जब शॉर्टकट बता रहा था, तो तब उस केस में ये क्या हो जाता है, फिजिबल ऑब्जेक्टिव फंक्शन लाइन इज एग्जैक्टली पैरेलल टू वन ऑफ द बाइंडिंग कंस्टेंट एज ऑफ द फिजिबल रीजन। तो तब क्या हो जाता है, ये हमारे पास क्या हो जाता है, इनफाइनेटली ऑप्टिमल सॉल्यूशन, इफ इनफाइनेटली मैनी ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपको मिल जाते हैं। जब जेड लाइन किसी कंस्टेंट लाइन के समांतर हो जाती है तो पूरी लाइन के हर बिंदु पर जेड का मान मैक्सिमम या मिनिमम जिसके अंतर्गत समाधान निकलते हैं। ठीक है। अरे जैसे इनफाइनेट सॉल्यूशन में होता क्या है, वो उसी के ऊपर कॉन्साइड कर जाता है, तो वही बात है यहाँ पर कि उसके पैरेलल हो गया तो वो सारे के सारे मान उसके भी हो जाएंगे। बेसिक वर्सेस नॉन बेसिक जीरो, है ना। तो इन द बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम विद m कंस्टेंट एंड n वेरिएबल व्हाट इज़ द मिनिमम? देखो एक ऊपर भी था, तो ये याद रखना यार, वेरिएबल और कंस्टेंट में कंफ्यूज मत होना। कई बच्चे MCN और MCM में बड़ा कंफ्यूज। तो वेरिएबल ये था ऊपर वाला जो क्वेश्चन कराया था, और m जो होता है कंस्टेंट, है ना। तो इन द बेसिक सॉल्यूशन सिस्टम m कंस्टेंट एंड n वेरिएबल व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल दैट आर स्ट्रिक्टली सेट टू जीरो? तो अभी बताया था मैंने क्या करना था तुमको, MCM निकाल करके तो n-m, तो ये जो बच जाएंगे इनको क्या कर देते हैं, एग्जैक्टली n-m वेरिएबल को जीरो सेट किया जाता। ठीक हो गया, ये हो गया। अब ये इसका पूरे का एक क्विक रिवीजन चार्ट है। देखो, मैथमेटिकल फॉर्मेशन मॉडल टाइप, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड, डिसीजन वेरिएबल, कंस्ट्रेंट क्या होते हैं, लेस देन ग्रेटर देन, नॉन नेगेटिव कंडीशन, कॉमन प्रॉब्लम टाइप, प्रोडक्ट, डाइट, ट्रांसपोर्टेशन, ब्लेंडिंग, है ना। ये क्या है, ग्राफिकल के लिए। ग्राफिकल मेथड में क्या होता है, ड्राइंग कंस्टेंट एज अ लाइन, एक को जीरो रख के ड्रॉ करते हैं। आइडेंटिफाइंग द फिजिबल इनफिजिबल रीजन, कॉन्वेक्स सेट प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिबल रीजन, रीडोंट कंस्टेंट, कॉर्नर पॉइंट थ्योरम फॉर ऑप्टिमल सॉल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉर्नर ऊपर बता दिया। की सॉल्यूशन टाइप है फिजिबल सॉल्यूशन, इनफिजिबल और ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशंस। ठीक है। अनबाउंडेड सॉल्यूशन, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फॉर नॉन बेसिक, अल्टरनेटिव ऑप्टिमल डीजेनरेट सॉल्यूशन। ठीक है। फिर सिंप्लेक्स है, तो ये मैं ऊपर बता चुका हूँ कि जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन जीरो, जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन जीरो। ठीक है। ये होता है, या अगर सी जे माइनस जेड जे है
तो फिर ये क्या होगा, ये ऊपर मैं बताया था, ऊपर भी इसका ये वाले का चार्ट तो ऊपर भी बना था, ठीक है ना। एक्सपर्ट की पॉइंट फॉर रिवीजन, चेक स्टैंडर्ड फॉर्म फास्ट, नो योर ZJ माइनस CJ वर्सेस CJ रूल कोड, वॉच आउट फॉर जीरो रिलेशन, डुअलिटी इज़ अ फ्री सॉल्यूशन चेक, है ना। अब देखो प्राइमल और डुअल का है तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, मैक्सिमम का है तो मिनिमम हो जाएगा, वेरिएबल है तो कंस्टेंट बन जाएंगे, कंस्टेंट होंगे तो वेरिएबल बन जाएंगे, कंस्टेंट होंगे तो वेरिएबल, ETC तो उसका डुअल है ना। वीक डुअलिटी थ्योरम देखनी है तुमको, पढ़ना है, स्ट्रॉन्ग डुअलिटी थ्योरम पढ़नी है, और कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ स्लैकनेस ये भी आपको पढ़ना है। डुअल सिंप्लेक्स मेथड, यही है तुम्हारा सारा सिलेबस, है ना, यही है सिलेबस, पूरा सिलेबस है। स्टार्ट विद द ऑप्टिमल बट इनफिजिबल सॉल्यूशन और इंटरेक्ट टूवर्ड्स द फिजिबिलिटी वाइल मेंटेनिंग द ऑप्टिमैलिटी, यूजफुल फॉर पोस्ट ऑप्टिमैलिटी एनालिसिस के लिए, पोस्ट ऑप्टिमैलिटी एनालिसिस के लिए डुअल सिंप्लेक्स मेथड इज़ द बेस्ट मेथड है फॉर द पोस्ट ऑप्टिमैलिटी एनालिसिस के लिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट पर समझ, फोकस करें, रटे नहीं, और तैयारी पर आपका जो है हमसे जितना हो पाएगा उतना मैं बता रहा हूँ और आगे भी बताता रहूँगा, ठीक है। आप तैयारी करते रहो और मैं आगे भी आप लोगों के लिए इस टाइप के रिवीजन क्लासेस, आधा एक घंटे की रिवीजन क्लासेस, जिसमें एक बार कम से, लेकिन फिर वही है कि कई बच्चे देखते हैं तो बोलते हैं हमें कुछ समझ नहीं आया, ऐसे तो वो उनको नहीं आएगा, लेकिन जिन्होंने पढ़ रखा होगा तो उनको एक बार रिकॉल हो जाएगा। रिकॉल करने के लिए है ये चीज़ें कि एक बार आप चीज़ों को देख लो, समझ लो कि कैसे कैसे करना है, क्या करना है और कैसे होता है। अब जैसे कई बच्चे मैंने देखा इसी में कंफ्यूज रहते हैं, वो कि वो एक रट के चले जाते हैं ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर उसने CJ आगे लिख दिया तो भैया तब तो ये उल्टा हो जाएगा ना, तो ये भी ध्यान देना है। बहुत सारी चीज़ें हैं, एग्ज़ाम में प्रेशर बहुत गलती कराता है। आजकल आप फुटबॉल वर्ल्ड कप भी देख रहे होंगे, देख रहे हो कि बड़े बड़े लोगों से पेनल्टी जो है मिस हो रही है, तो क्यों हो रही है, वो प्रेशर के कारण हो रही है। इसीलिए क्योंकि जो बड़ा खिलाड़ी भी होते हैं वो जब प्रेशर में आते हैं तो तब गलतियां होती है। तो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम गलतियां करवाता है, मैं भी पेपर दूंगा तो मेरे से भी गलतियां होंगी, आपसे भी होंगी, और आप लोग तो फ्रीक्वेंटली पढ़ रहे हो तो आपसे गलतियां कम होनी चाहिए, लेकिन थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो गलतियां कम होती है। मान के चलो कि हमने साल भर इतना पढ़ रखा है कि हम गलतियां कम करेंगे, देन अगर हम मन से डर गए तो वहाँ पर दिमाग भी काम करना थोड़ा सा क्या करता है, कमज़ोर हो जाता है, तो तब हम गलतियाँ ज़्यादा करते हैं। तो इसलिए डर को दूर भगाएं और तैयारी को आगे बढ़ाएं, जितना मेरे से हो पाएगा मैं करता रहूँगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।